ठंड में 5 गरीब बहू का 1000 बीघे वाला ससुराल। हद है, क्या सोचकर इस घर में आए थे और हमारे साथ क्या हो गया। वही तो सोचा था, 1000 बीघे का ससुराल है तो यहाँ पर महारानी बनकर ठाट बाट से जेवर पहनकर रहेंगे, लेकिन माँ जी ने हमारे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। हाँ दीदी, हम तीनों को तो ऐसा लग रहा था कि गरीब घर से आए तो 1000 बीघा के ससुराल में महारानी बनकर नौकर पर हुक्म चलाएंगे, जो जिंदगी जी नहीं है उसे खुलकर अपने ससुराल में आकर जिएंगे। पर माँ जी ने तो हमें ऐसा नाच नचाया है 1000 बीघे के ससुराल में कि अब नाचना तो छोड़ो, यहाँ 1000 बीघा के ससुराल में आने जाने में ही दम निकल जाता है। वही तो, इतनी दूर दूर कमरे हैं, रसोई है, और टॉयलेट जाने में ही हालत खराब हो जाती है। इससे अच्छा तो हमारा मायका ही है। पता नहीं हमारी सासू माँ को इतने 1000 बीघे के ससुराल में रहने की क्या जरूरत थी। अरे जब रह रही हैं तो नौकर भी रखवा लेती ना, लेकिन नहीं, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी हो गई हमारी। और ठंड ने तो जीना हराम कर रखा है। यह है 1000 बीघे ससुराल की 3 बहू रानियां जो कि गरीब घर से आई थी। यहाँ 2 नौकर भी थे। इसके बावजूद भी तीनों बहू पर 1000 बीघे के ससुराल की सफाई करने का दबाव बना रहता था, और इतने बड़े ससुराल को देख उनके काफी ज्यादा सपने थे जो कि कंजूस सास ने चूर चूर कर दिए थे। कैसे, आइए उसकी झलक हम खुद भी देख लेते हैं। मिलिए 1000 बीघा ससुराल के मालकिन अरुंधति से, जिसके 5 बेटे होते हैं। घड़ी में टाइम देखकर वो कहती है, अरे ओहो पूनम, राधिका, मिताली, कहाँ मर गई तीनों की तीनों। आज मुझे खाने को कुछ मिलेगा या नहीं? और टेबल पर इतनी गंदगी क्यों है? 1000 बीघा के ससुराल की कोई कदर नहीं है ना तुम तीनों को। आ रहे हैं माँ जी, आ रहे हैं। पास में थोड़ी है रसोई, आने में 10 मिनट लग जाते हैं। फिर तीनों बहू सास के सामने नाश्ता रख देती हैं कि राम और श्यामू सफाई करके कहते हैं, मालकिन आज हमारी पगार का दिन है, हमें पगार दे दीजिए। हाँ मालकिन, मेरे घर में बच्चे बीमार हैं, ठंड से एक को बुखार आ गया है। अच्छा होता आप 2000 रुपए एडवांस दे देती। हाँ, फ्री के पैसे आ रहे हैं ना, जो तुम्हें एडवांस में पैसे बांटती फिरूं। ओहो, इन नौकरों को पैसे देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन दोनों नौकर को निकाल कर अपने दोनों बेटों की गरीब बहू से शादी कर देती हूँ, जो आकर यहाँ की सफाई करे। ये ठीक रहेगा। ये लो तुम दोनों के पैसे, अब से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुएं ही यहाँ की अकेली सफाई कर लेंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी यहाँ की सफाई करके हमारा दम निकल गया था। अच्छा हुआ आप किसी छोटे बंगले में जाकर काम करेंगे। दोनों नौकर अपने पैसे लेकर निकल जाते हैं। माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? इस 1000 बीघा ससुराल में 2 ही तो नौकर थे, हम तीनों, और उनसे भी मिलकर सफाई नहीं होती थी। और अब हम तीनों मिलकर कैसे करेंगी? जैसे भी करोगी तुम तीनों ही मिलकर करोगी। लेकिन माँ जी, इस वक्त दिसंबर जनवरी की ठंड चल रही है, गर्मी थोड़ी है जो हम काम कर पाएंगे। बीमार हो गए तो? ये सब तुम्हारे मना करने के बहाने हैं। अब चुपचाप जाओ, इस पूरे ससुराल के जितने भी चद्दर, पर्दे, तकिया और सबके कपड़े हैं जाकर धो लो। 5 बहू 1000 बीघे ससुराल की सारी चद्दर, पर्दे, कवर निकाल कर ठंडे पानी में बड़ी मुश्किल से कपड़े धोती हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुंधति पंडित जी से कहकर गरीब घर की 2 लड़की को अपने दोनों छोटे बेटे के लिए देख लेती है, और अगले ही दिन विदेश से अपने दोनों बेटों को घर बुला लेती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? वैसे हम आ ही रहे थे, पर आपने फौरन क्यों बुलाया? हाँ माँ, बताइए। क्योंकि मैं अब तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। शादी करो और मेरे लिए बहू ले आओ, जो इस 1000 बीघे ससुराल को संभाले। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वही होगा। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और तीनों बहू ये सोचकर रसोई में काम करते हुए खुश होती हैं। चलो अच्छा है, अब हमारी 2 देवरानी आ रही है, वो इस घर को संभालेंगी। हाँ भाई, अब हमें इस 1000 बीघे ससुराल में काम नहीं करना पड़ेगा, अपनी देवरानियों से करवाएंगे। 2 हफ्तों में शादी हो जाती है, और गरीब घर की सोनम भारती शादी करके 1000 बीघे के ससुराल में आ जाती है, जिसे देख मन ही मन वो खुश होती है। अरे वाह, हमारा कितना बड़ा ससुराल है। मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। अब तो मुझे इतनी ठंड में यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से हीटर के सामने रजाई में रहूंगी। भारती, अब तो हमारी गरीबी के दिन खत्म। इतने बड़े ससुराल में आने का तो कभी सोचा ही नहीं था। अरे क्या सोचने लग गई? गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाओ।
गृह प्रवेश के बाद दोनों बहू घर में आ जाती हैं। अगले दिन पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल तक ले जाती हैं तो सारा खाना ठंडा हो जाता है। खाना अच्छा तो है लेकिन ठंडा हो गया। अजी रसोई इतनी दूर है कि ठंड में खाना ही ठंडा हो गया। इसे खाना कहते हो तुम? ठंड में ठंडा खाना खाएंगे बहू के आने के बाद भी? जाओ जाकर खाना गर्म करो। कोई बात नहीं माँ, दोबारा खाना गर्म करने जाएंगे तो वापस से खाना ठंडा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तुमको ऐसे ही खाना है तो खाओ, मेरे लिए गरम करके लाओ। जाओ तुम दोनों। ये सुन दोनों बहू खाना गर्म करके दोबारा लाती हैं जिससे उनकी सांस फूल जाती है। भारती, मेरी तो सांस फूल गई। अभी डाइनिंग टेबल बहुत दूर है, चलो जल्दी, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। हाँ दीदी। पूनम जेठानी जी, ये ट्रे बहुत भारी है, आप इसे ले चलिए ना। मैं क्यों पकड़ूं, खुद करो। और सुनो, खाना खाने के बाद गंदे बर्तन और कपड़े सब कुछ धो देना, वैसे भी धूप नहीं निकल रही। जी दीदी। दोनों बहू सास को खाना गर्म करके खिला देती हैं और जब कपड़े धोने जाती हैं तो राधिका कहती है, तुम दोनों कपड़े धोने जा रही हो ना? तुमने मेरे कमरे से कपड़े लिए नहीं ना? और माँ जी के और हमारे पति के, उन्हें कौन साफ करेगा? नहीं जेठानी जी, हमने कपड़े नहीं लिए, आप हमें दे दीजिए। नहीं लिए तो जाकर सबके कमरे से कपड़े उठाओ। और तुम दोनों इसके बाद ना, बगीचा गंदा पड़ा है, उसे साफ कर देना। 1000 बीघे का ससुराल इतना बड़ा है, बगीचा तो और भी बड़ा होगा, हम अकेले कैसे साफ करेंगे? जैसे भी करो, मुझे साफ चाहिए, वरना सुनती रहना माँ जी से। ये सुन तीनों बहू ठंड में पहले सबके कमरे से कपड़े लेकर आती हैं जहां सबके दूर दूर कमरे होते हैं और ठंड में कपड़े धोने के बाद वो पूरे बगीचे की सफाई करती है जिसमें उन्हें बहुत टाइम लग जाता है और ठंडी हवा में उन्हें पहले ही दिन जुकाम हो जाता है। वक्त गुजरता है, तीनों जिठानी आराम से दोनों देवरानी पर हुक्म चलाती हैं और ठंड में घर का काम करवाती हैं। ये होता देख सास देख लेती है। चलो जल्दी जल्दी सफाई करो, देखा हॉल कितना गंदा हो रहा है। अरे ओ तीनों अम्मा, तुम क्या किसी अमीर मायके से आई हो जो महारानी की तरह दोनों देवरानी पर जुल्म कर रही हो? भूलो मत, तुम पांचों गरीब घर से आई हो और तुम पांचों को यहाँ की सफाई करनी होगी। मैं चाहती तो अमीर घर की लड़की को भी इस घर की बहू बना सकती थी, लेकिन मैं तुम पांचों को ले आई। तुम 1000 बीघे के ससुराल की सफाई करो। तभी सास नल में पाइप लगाकर पूरे हॉल में पाइप का पानी चला देती है जिससे बहुओं को पाँव में बहुत ज्यादा ठंडा पानी लगता है। माँ जी, कितना ठंडा पानी है, फर्श भी बहुत ठंडा है, आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? तुम्हारे झाड़ू पोछा के चक्कर में मुझे यहाँ की सफाई नहीं दिख रही, इसलिए अब अच्छे से साफ करो और किसी भी दीवार के जाले ना दिख जाएं। झूमर तक साफ होना चाहिए और पेंटिंग वगैरह सब साफ। ये कहकर अरुंधति चली जाती है और पांचों बहू झाड़ू पोछे वाइपर का इस्तेमाल करती हैं। हे भगवान, हम 1000 बीघे के ससुराल में क्यों आए? काश हम किसी छोटे ससुराल में होते, तब ठीक रहता। ठंड में इतना काम करना पड़ रहा है कि खत्म ही नहीं होता। आचू आचू। देखा, अब पता चला माँ जी कितना हमें परेशान रखती थी। तुम दोनों के आने से पहले ये 1000 बीघे का ससुराल हमने साफ किया है और माँ जी ने नौकरों को भी निकाल दिया था। माँ जी ने तो हमें ज्यादा दिन की खुशी भी नहीं जीने दी, लगा दिया ना पांचों को काम पर। और क्या, चलो सफाई करो। हाँ, मेरा हाथ कट गया और ठंडे पानी से मेरा हाथ सूजने लग गया, पर हमें काम करना ही पड़ेगा माँ जी के आने तक। पांचों बहू 1000 बीघे ससुराल की सफाई करती रहती हैं जिसमें उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। 2 बहू को बुखार आ जाता है। रात में वो काम करके अधमरी सी हो जाती हैं। तभी उनके पति उन्हें ऐसी हालत में देख डॉक्टर को घर बुलाते हैं जहां डॉक्टर सबको दवाई देकर चले जाते हैं। तभी सास आती है तो पांचों बेटे सुनाने लगते हैं, माँ, आपने हम सबकी पत्नियों की क्या हालत बना रखी है? ये कोई 100 गज का घर नहीं है, 1000 बीघे का ससुराल है। आपकी 5 बहू अकेले कैसे करेंगी? देख रहा हूं उनकी हालत क्या हो गई है। हाँ माँ, काम करके उनको बुखार आ गया, किसी को जुकाम है, किसी का हाथ कट गया है। हम पांचों भाई ने फैसला किया है ये पांचों अपने घर हफ्ते भर के लिए रहने जा रही हैं ताकि ठीक हो जाए, वरना आप यहाँ पर भी उनसे काम करवाओगी। अरे जरा सा काम कर लेंगी तो क्या हो गया, इतनी भी मोम जैसी नहीं है जो पिघल गई। जाती हैं तो जाए मायके। पांचों के पति उन्हें मायके भेज देते हैं और पांचों बेटे काम से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में 1000 बीघे घर की सफाई अकेले अरुंधति करती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बाप रे बाप, यहाँ की सफाई करना कितना मुश्किल है। अब समझ आया मेरी बहू कितना परेशान हो रही थी और मैं कितनी आसानी से उन्हें साफ करने को कह देती थी। अब मुझे यहाँ पर नौकरों को बुलाना ही पड़ेगा। इतना भी कंजूस बनना ठीक नहीं है कि मेरा 1000 बीघा घर ही खाली हो जाए।
अरुंधति को अपनी गलती का एहसास होता है। हफ्ते भर बाद जब पांचों बहू घर वापस आती हैं तो अरुंधति उनसे माफी मांगकर घर में नौकरों को बुला लेती है, जिसके बाद वही सफाई करते हैं और पांचों बहू सिर्फ खाना बनाने का काम किया करती थी। पापा आ गए, आप रजाई नहीं लेकर आए, बहुत ठंड लगती है। माँ ने तो कहा था कि आप रजाई लेकर आओगे। सूरज जी क्या हुआ? आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है? अरे उदास तो होंगे ही ना भाभी, बात ही ऐसी है। इस साल हमारी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। हमने जो सरसों की खेती करी है लगता है वो भी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और माँ, आप अब भी सिलाई कर रही हो? अरे आराम कर लो। थोड़ा सा काम है, ये कर लो। और तुमने खाना खाया कि नहीं? अरे माँ, आज तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। हम पांचों भाई जब खेत में खेती कर रहे थे तो वहाँ दर्द से कराहते हुए एक साधु बाबा आए। उन्हें काफी चोट लगी थी और वो भूखे भी थे, इसलिए हमने अपना खाना उन्हें दे दिया। उनकी चोट पर दवाई लगाई, जिससे खुश होकर साधु महाराज ने हमें ये बीज दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है, तो इसीलिए इसे संभाल के रख देना। अगर साधु महाराज ने आशीर्वाद के रूप में ये बीज दिए हैं तो ये सच में कोई साधारण बीज नहीं होगा। हमें इसे अपने खेत में रोपना चाहिए। बहू, हमने खेत में सरसों की खेती कर रखी है, और वैसे भी हम तो जानते भी नहीं कि ये बीज कौन सी सब्जी के हैं। अगर ये गर्मी के बीज निकले तो हमारे बीज बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमने सरसों की खेती कर रखी है, पहले उसे देख लो। मेरा भी दर्जी का काम ठीक नहीं चल रहा है, जो मैं काम करूं। आप सही कह रही हैं माँ जी। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पूरा परिवार बैठकर ठंड में सिकुड़ कर खाना खाते हैं और रात में एक फटा हुआ कंबल ओढ़ कर सोते हैं। और रात को मौसम बिगड़ जाता है और बारिश के साथ कुछ बर्फ के ओले गिरते हैं, जिस वजह से उनकी खप्पर की बनी छत टूट जाती है। पापा, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो ना। दादी, मुझे रजाई चाहिए, इस कंबल से ठंड नहीं जा रही। एक छत ही तो बची थी, वो भी टूट गई। अब हम कैसे इस ठंड में अपना गुजारा करेंगे? पूरा परिवार एक दूसरे को ठंड से पकड़कर थरथरा रहा होता है। और सुबह होते ही पांचों भाई खेत जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारी तो फसल भी बर्बाद हो गई। अब कैसे इस ठंड से बचेंगे? कैसे अपना घर ठीक करेंगे हम लोग? पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। अब क्या खाएंगे हम लोग? हमारे पास तो दूसरी खेती करने के लिए ना बीज है ना पैसा। भैया, साधु महाराज ने शायद इसी दिन के लिए वो बीज दिया था। शायद वो जानते थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए हम उन्हीं बीज को रोपते हैं। पांचों भाई एक बार फिर घर उदास आते हैं और सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं। क्या फसल बर्बाद हो गई? अब हम क्या करेंगे? आरती बहू गर्भवती है और ये ठंड बढ़ती जा रही है। अगर साधु महाराज के बीज से भी फसल नहीं हुई तो? पर माँ जी, हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। तुम सब सही कह रही हो, पर बेटा, आधे बीज की ही खेती करना। इतना बोलकर आशा अपने बच्चों को वो बीज दे देती है और 5 भाई वो बीज ले जाकर खेत में डाल देते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब वो सब 2 दिन बाद खेत जाते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत में घास लहरा रही है। साधु महाराज ने आशीर्वाद के रूप में हमें घास की खेती करने के लिए बीज दिया था, पर घास तो वैसे भी उग जाती है, बीज से ही क्यों होगी? और हम इन घास का क्या करेंगे? लगता है हमें इस साल ऐसे ही ठंड में ठिठुरना पड़ेगा और ठंड के प्रकोप को झेलना पड़ेगा। माँ, ये घास भले ही हमारे किसी काम की नहीं, पर इन घास से अपनी टूटी हुई छत की खप्पर ठीक कर सकते हैं। चलिए सारे घास काट कर घर की मरम्मत करते हैं। माँ, इस बार फसल तो नहीं हो पाएगी, पर हम इस ठंड में कोई दूसरा रोजगार जरूर ढूंढ लेंगे। अपने घर की छत को ठीक करने के लिए पूरा परिवार मिलकर घास की कटाई करता है और घास लेकर वहां से जाने लगते हैं, पर उनके पीठ पीछे कटी हुई घास अपने आप फिर से बढ़ जाती है। इस बात से अनजान पूरा परिवार घर आता है और घास की मदद से अपने पूरे खप्पर को लेकर छत की मरम्मत करते हैं।
देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है और शाम तक उनके घर की छत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब जैसे ही पूरा परिवार घर के अंदर जाता है तो वो देखते हैं कि उनका पूरा घर अंदर और बाहर से घास का बन चुका है और वो घर अंदर से काफी गर्म है। माँ, दादी, हमारा तो घर घास का बन गया, कितना गर्म है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अगर रजाई होती तो मैं आराम से सो जाता। माँ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। इसका मतलब साधु महाराज ने हमें जादुई घास के बीज दिए हैं और ये सारे घास जादुई हैं। अगर हमें पहले पता होता ये घास जादुई है तो हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहू, तुम खाना बना दो, मेरे 5 बेटे थक गए होंगे। घर गर्म है, अब रात में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। एक बार फिर पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। भले ही घास का घर गर्म था पर जमीन अब भी ठंडी थी, जिस वजह से उन्हें बिना रजाई के काफी ठंड लगती है। माँ जी, भले ही हमारा घास का घर गर्म है पर बिना रजाई के ठंड बिता पाना बहुत मुश्किल है। बहू, तो चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो इसका भी हल निकल जाएगा। एक बार फिर पूरा परिवार ठंड से ठिठुरता हुआ सोता है और अगली सुबह जब पूरा परिवार फिर से खेत जाता है तो वो देखते हैं कि घास फिर से पूरी हो चुकी है। ये देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। माँ जी, ये तो सच में जादुई घास की खेत है। हम कितनी ही कटाई क्यों ना कर ले पर ये कभी खत्म नहीं होगी। वो सब तो ठीक है बहू, पर हम इस घास का करेंगे क्या? ये घास हमारे किस काम? माँ जी, आपने देखा नहीं, हमने घास से अपनी छत डाली तो हमारा पूरा घर गर्म घास का घर बन गया। इसीलिए अब मैं इस घास से घास की रजाई बनाऊंगी। एक बार फिर आशा अपने बेटे बहू के साथ मिलकर घास की कटाई करती है और घर आती है, जहाँ दर्जी सास सिलाई मशीन पर फटे कंबल का कवर बनाती है तो वहीं 5 बहुएं उसमें घास भर देती हैं और एक जादू होता है और वो फटे कंबल की रजाई घास की रजाई बन जाती है, जो कि काफी मुलायम और गर्म थी। माँ, ये रजाई तो बहुत मुलायम और गर्म है, मैं तो सोने चला। बहू, तुम 2-3 रजाई और बना लो, आज रात को हम सब आराम से रजाई ओढ़कर सोएंगे। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। दीदी, हमें मिलकर 2 और घास की रजाई बना लेनी चाहिए ताकि हम इस ठंड से बच सके। इस तरह 5 बहू मिलकर कुछ रजाई और बना लेती हैं और पूरा परिवार उसे ओढ़कर सोते हैं। अगले दिन फिर से 5 बहुएं अपने पतियों के साथ घास की कटाई करके घर आती हैं और सास उन घास को अपनी 5 बहुओं की फटी साड़ी एक एक करके सिलती है तो वो देखती हैं कि पल भर में ही वो फटी साड़ी घास की साड़ी में बदल जाती है और वो सब साड़ियां पहन कर आती हैं। ये घास की साड़ी कितनी सुंदर और अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है और ना ही ठंड लग रही है। ये सब तो ठीक है पर ये घास तो खत्म ही नहीं हो रही। हमारे पास एक छोटा सा खेत था, अगर उस पर ये घास रही तो हम खेती कैसे करेंगे? रोजगार का साधन तो ढूंढना पड़ेगा ना। देवर जी, अब जादुई घास हमारे साथ है तो हम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम जादुई घास से रजाई और साड़ी बनाएंगे और जैसे मार्केट में नकली घास का बना कारपेट बिकता है वैसे ही हमारी रजाई बिकेगी, पर वो असली घास की होगी। आरती का आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और वो सब फिर से घास की कटाई करके घर आते हैं, जहाँ दर्जी सास पहले फटे पुराने कपड़ों का जुगाड़ कर रजाई के कवर सिलती है और सारी बहुएं मिलकर उसी में जादुई घास भर देती है और पल भर में ही घास की रजाई बन जाती है, जिससे 5 बहू सास के साथ मिलकर रोड पर बेचती हैं और ग्राहक ये नई तरह की रजाई देखकर काफी खुश होते हैं। अरे वाह, मैंने तो आज तक सिर्फ नकली घास की कारपेट देखी थी पर ये तो असली घास की रजाई है। क्या ये कभी खराब नहीं होगी? हाँ बहन जी, ये कभी खराब नहीं होगी और ये बहुत गर्म है। इससे हम आपको साधारण रजाई के मुकाबले बहुत ही कम रेट पर देंगे। अगर पसंद ना आए तो 10 दिन के अंदर पैसे वापस। तुम्हारी स्कीम और रजाई दोनों ही बहुत अच्छी हैं। बहन, हमारे पास घास की साड़ियाँ भी हैं, देखो जैसे हमने पहनी है, ये भी काफी गर्म और मुलायम है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और अगर आपके शरीर पर कोई एलर्जी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी साड़ी दिखा दो। इस तरह दर्जी सास अपनी बहुओं के साथ घास की बनी साड़ी पहनकर घास की बनी रजाई बेचती हैं और अपने घास के बने घर में आराम से रहती हैं और बहुत जल्द 5 भाई भी शहर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं।